Hello, good morning everyone, and welcome back to the Retail Management Lecture Series. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे स्पेशल और इम्पोर्टेंट चीज जो है मर्चेंडाइज मैनेजमेंट। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसे मैनेज कैसे करना है। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है या फिर जो रिटेल आउटलेट्स है वो अपने स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें आज हमें देखने, समझने और पढ़ने मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। In order to be successful, retailers must make competent decisions over what is to be bought, in what quantities and what at what time। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है, रिटेलर्स को सोचना है कि वो कितना क्वांटिटी और कब लेकर आए, कौन से प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में और कब लेकर आए। The overall choice of merchandise also presents a clear message to consumers about the type of company they are purchasing from. As such, the selection and presentation of merchandise enables a key source of difference to exist, which will allow one store to differentiate itself from another. So overall choice of merchandise जो है हमारे प्रेजेंट जो सिनेरियो है कंज्यूमर के जो टाइप्स है उसे दिखाता है। अगर हमारे कंज्यूमर्स फूडी है तो हमारे पास हमारे आउटलेट्स में, हमारे शॉपिंग मॉल में या फिर शॉपिंग सेंटर में फूड प्रोडक्ट ज़्यादा रहेंगे। सो सिलेक्शन रिप्रेजेंट्स द मर्चेंडाइल। मर्चेंडाइज के कौन से तरीके के फूड्स आप प्रमोट करते हो, कौन से तरीके के कस्टमर्स आपके पास आते हैं। अगर कपड़े सबसे ज़्यादा सेल होते हैं तो एपरल्स आप ज़्यादा रखोगे, बाकी के प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री रखोगे एंड सब्सिडरी रखोगे कि इन केस किसी और प्रोडक्ट्स में कस्टमर का ध्यान जाए तो दे विल ऑल्सो परचेस दिस। और जैसे जैसे आपका डिफरेंशिएशन होता है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के साथ, आप अपने आप में ही एक अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो अपने कंज्यूमर्स को पहचानते हुए। सो आपको कॉम्पिटिशन्स नहीं देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको ये देखना है कि हमारा जो कस्टमर बेस है, वो कौन-सा है, कस्टमर हमारे कौन से प्रोडक्ट्स चॉइस करते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप आर के बाज़ार देखते हो, तो वहाँ पे स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स या फिर ग्रोसरीज़ है, लेकिन वहाँ ग्रोसरीज़ में भी लिमिटेड प्रोडक्ट्स है। जितना आप डीमार्ट में देखोगे, उससे कई गुना कम प्रोडक्ट्स या फिर क्वांटिटीज़ आर के बाज़ार में होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं एज़ पर देयर सर्वे, जो उनके कस्टमर्स वहाँ पे है, ठीक है? उन्होंने अब स्मॉल वर्ज़न ऑफ आर के बाज़ार है, उन्होंने थोड़ा-सा डीमार्ट टाइप ऑफ आर के बाज़ार भी खोला है, बड़ा आउटलेट उन्होंने चालू किया है एंड एट दैट आउटलेट वो और ज़्यादा क्वांटिटीज़ एंड अलग-अलग वैराइटीज़ के प्रोडक्ट वहाँ पे रखते हैं। आपको अगर पास्ता बनाना है तो पास्ता रिलेटेड प्रोडक्ट्स डीमार्ट में मिलेंगे लेकिन आर के बाज़ार में नहीं मिलेंगे। लेकिन आर के बाज़ार में कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो पास्ता से रिलेटेड है, जो हमारे चाइनीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सो बेसिकली कॉमन चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी। तो जब भी हम लोग हमारे रिटेल आउटलेट्स के बारे में बात करेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी शुड डू सर्वेज कि हमारा कस्टमर बेस कैसा है और इस कस्टमर बेस के अकॉर्डिंगली हमें कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं। Main objective of the store layout is to maximize the interface between customers and merchandise. It provides easy accessibility to the customers to view the offering of the store. तो हमारा जो मर्चेंडाइज का सिस्टम जो है हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज जो स्टोर लेआउट है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से हमें लेआउट बनाना है, ठीक है। सिर्फ डिजाइन अच्छा लग रहा है या फिर हमें उस प्रोडक्ट का ले उस स्टोर का लेआउट अट्रैक्टिव बनाना है, इसीलिए नहीं हम वो रिटेल हाउस में स्टोर मैनेजमेंट करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारे कस्टमर्स को कैसे इंटरैक्ट करना पसंद है उनके प्रोडक्ट्स के साथ जो वो परचेज करना चाहते हैं। सो इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेसिबिलिटी टू द कस्टमर्स टू व्यू द ऑफरिंग ऑफ द स्टोर्स। तो स्टोर किस तरीके से ऑफर करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, उस हिसाब से हमें लेआउट्स बनाने हैं। अगर आप बिग बाजार का लेआउट देखेंगे तो पहले अपैरल्स आते हैं, कपड़े आते हैं एंड देन एक छोटा स्टेशनरी आता है। शुरुआत के 30% तो जेंट्स, लेडीज एंड चिल्ड्रंस ऐसे अपैरल्स आते हैं। फिर बाद में स्पोर्ट्स का एक छोटा-सा दुकान आता है खिलौने का, जिन्हें हम स्टेशनरी या फिर नोवेल्टी भी कहेंगे, नोवेल्टी सेक्शन। उसके बाद धीरे-धीरे फिर गिफ्ट आइटम्स आते हैं। फिर बाद में कुछ किचनवेयर या किचन प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान एंड अदर आउटलेट्स आते हैं।
फिर बाद में वो मसाले एंड एवरीथिंग कम्स। दिस इज द लेआउट ऑफ बिग बाजार। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीमार्ट, डीमार्ट इज वेरी डिफरेंट। डीमार्ट में अलग अलग सेक्शन है, कॉम्पैक्ट है थोड़ा। बिग बाजार इज बिट इजी, ठीक है। उसको घूमने के लिए, बिग बाजार में घूमने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा, अगर आप आराम से हर प्रोडक्ट को एक एक्सेस करते जाए या फिर विंडो ड्रेसिंग करते जाए। नाउ व्हेन इट कम्स टू डीमार्ट, डीमार्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स पहले रखेंगे जो बच्चों को पसंद है, जो बड़ों को पसंद है, और इमीडिएटली सुबह उठते ही वो चीज़ हमें लगती है, जैसे कि चाय पाउडर, कॉफ़ी, नाश्ता रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड हो गया, पिज़्ज़ा बेस हो गया, खारी बटर हो गए, अलग-अलग वैराइटीज़, देन बिस्किट्स हो गए, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर पूरा नीचे का सेक्शन जो है एक जगह में, अगर एक कल्याण वेस्ट के डीमार्ट में आप जाओगे, तो पूरा नीचे का सेक्शन जो है वो फूड प्रोडक्ट्स है। देन व्हेन यू गो टू द फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे अपैरेल्स एंड किचन वेयर्स है, ठीक है। एंड देन वहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने का सामान भी है, किचन से रिलेटेड, या फिर बेडशीट्स एंड कवर्स। फिर बारिश होंगी तो वहाँ पे छतरी भी अवेलेबल होंगे, अम्ब्रेलास भी अवेलेबल होंगे। सो दे हैव बाइफरकेटेड फूड प्रोडक्ट्स विद द अदर प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम एक्सेसिबिलिटी हमें मिलता है, और वी अंडरस्टैंड्स कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट लेना है तो मुझे कौन से सेक्शन में जाना है। Now, what is merchandise management? Merchandise management focuses on the planning and controlling of the retailer's inventories. अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि डिस्प्ले में क्या होता है और वो डिस्प्ले का आउटलेट कैसे रखना है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, तो वो शुरुआत रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री से होती है, ठीक है। एंड इन्वेंट्रीज में क्या-क्या प्रोडक्ट हमें लगेगा, उसकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होती है। The role has to balance the financial requirement of the company with a strategy for merchandise purchasing. We believe the complex role of merchandise management can be defined as। तो यहाँ पे जो मेन रोल है वो बैलेंस करना कि हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना है कंपनी का, और हमारे पास कितने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अवेलेबिलिटी है, फाइनेंस अवेलेबल है, या फिर हम कितना क्रेडिट ले सकते हैं मार्केट से, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बाय प्रोडक्ट्स एंड वी विल मेक द मर्चेंडाइज मैनेजमेंट इजी। अब उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्विजिशन, हैंडलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मर्चेंडाइज कैटेगरीज फॉर एन आइडेंटिफाइड रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस। The outcome of merchandising is a set of rights which are achieved through the merchandising process. So definition says the planning and implementation of the acquisition. Acquisition क्यों बोल रहे हैं? Because हम लोग products को acquire करते हैं and then we sell it to the consumer. ठीक है, एक बार अक्वायर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हैंडलिंग। हमें वो प्रोडक्ट हैंडल करना है। एंड देन मॉनिटरिंग, एक बार अक्वायर कर लिया उसे हैंडल करो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री से लेके हमारे जो लेआउट्स है, स्टोर है, वहां पर लेकर जाओ, डिस्प्ले में रखो, एंड मॉनिटर करो कि कौन से प्रोडक्ट्स की कैटेगरी या फिर कौन से सेक्शन में कौन से प्रोडक्ट की कमी है, एंड अकॉर्डिंगली फिल इट अप, right? So acquisition, handling and monitoring of merchandise categories for an identified retail organization, ठीक है। तो एक आइडेंटिफाइड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम पहचानते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या चीज की कमी है, एंड देन अकॉर्डिंगली द फर्स्ट स्टेज कम दैट अक्वायर प्रोडक्ट फ्रॉम द इन्वेंटरी, हैंडल इट विथ केयरफुली, ठीक है, एंड वहाँ पे वो आउटलेट में रखो। The outcome of merchandising is a set of rights which are achieved through merchandising process। तो merchandising का एक आउटकम है कि वो rights देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रखो एंड सेल ऑन आवर बिहाफ, एंड दिस इज नथिंग बट अ merchandising process। सो एवरीथिंग इज इन डिस्प्ले। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पे एलईडीज एंड एलसीडीज डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है आपको। मर्चेंडाइज प्लान कंसिडरेशन, अब मर्चेंडाइज जब प्लान करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस है। सबसे पहले मार्केटिंग कंसिडरेशन है, मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी ऑप्शंस है, टाइप्स ऑफ कस्टमर बेस, फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड मर्चेंडाइज असॉर्टमेंट सर्च। ये 5 चीजें हमें मर्चेंडाइज मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कंसिडर करें कि मार्केट कैसा चल रहा है। नाउ ये सब चीजें जो है कोविड के सिनेरियोज में बहुत सारे मार्केटिंग कंपनीज या फिर रिटेल आउटलेट या फिर रिटेल हाउसेज या चेन ऑफ रिटेलर्स जो है वो करते थे, ठीक है। सो मार्केटिंग कंसिडरेशन, मार्केट को कंसिडर करना कि क्या अभी मार्केट में डिमांड चल रहा है।
देन मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी ऑप्शन, मर्चेंडाइज में भी हमें स्ट्रैटेजी बनाना है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मेरे आउटलेट में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मुझे मेजर खर्चा करना है जिससे ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, अगर कम रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो सेक्शन या फिर वो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो है मैं नहीं परचेज करूंगा या फिर कम परचेज करूंगा। राइट। देन टाइप ऑफ कस्टमर बेस, वो भी हमें कंसिडर में लेना है कि कौन सा कस्टमर बेस हमारे पास है। कल्याण ईस्ट में अगर जैगवार का शोरूम खोल दिया तो कितने लोग परचेज करेंगे? हार्डली 5 से 10 लोग। उसमें से भी 5 लोग कैश में लेंगे और 5 लोग लोन में लेंगे। राइट। तो सिर्फ इन 10 लोगों के लिए मैं कल्याण ईस्ट में जैगवार का शोरूम खोलूं, इज इट गुड फॉर मी? नो, इट्स नॉट गुड फॉर मी। ठीक है। कल्याण ईस्ट में आरसीएस का गैलरी खुलेगा तो बड़े बड़े टेडी बियर्स या फिर बड़े बड़े जो गिफ्ट आइटम्स है, क्या कल्याण ईस्ट में लोग परचेस करेंगे? मे बी, मे नॉट बी, डिपेंड्स, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो गुड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च में पॉजिटिव रिजल्ट आया और एक्चुअली में नेगेटिव रिजल्ट आया। सो कस्टमर बेस कैसा है वो हमें ध्यान देना है। देन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हमें देखना है कि हमारे पास क्या फाइनेंस अवेलेबल है, हमें कितना क्रेडिट मिल सकता है, और हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर परचेजिंग पावर है हमारे कस्टमर बेस में, वो कितना है। क्या हमारे कस्टमर जो है वो खर्चा करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, हाँ या ना? we need to consider that thing also. And then merchandise assortment search, मर्चेंडाइज को असॉर्ट भी करना हमारा एक काम है और असॉर्टमेंट सर्च करना हमारे काम है। बिकॉज असॉर्टमेंट सर्च में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के मर्चेंडाइज को हम कंपाइल करते हैं एंड देन वी प्लेस इट इन आवर स्टोर। The next is inventory turnover. Inventory turnover is also one of the most important concept because साल भर में आपके अगर इन्वेंट्रीज टर्न आउट नहीं हो रहे एक बार भी, then you are in the loss. Why we are in the loss? Because आपने समझो 10,000 रुपए का कोई पर्टिकुलर सेक्शन में एक यूनिक गिफ्ट लाया आर्चीज शॉप में, एंड नो बडी इज बाइंग दैट बिकॉज उसका कॉस्ट है 4,000 रुपीज, बट वो लुक उतना 4,000 का नहीं दे रहा है, वो प्रोडक्ट का साइज उतना नहीं है, बट अल्टीमेटली दैट प्रोडक्ट इज वेरी यूनिक एंड लवेबल। बट जितना ज्यादा कॉस्ट हम पे करते हैं उतना ज्यादा साइज, उतने ज्यादा का एक ब्रांड इमेज हमें दिखना चाहिए जो कि कस्टमर्स को नहीं दिख रहा है, एंड दैट प्रोडक्ट इज लाइंग देयर। एंड 4,000 के आपने ऐसे 10 प्रोडक्ट लाए, टोटल 40,000 आपने उसमें खर्चा किया एंड उसमें से एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है। दैट मीन्स योर इन्वेंट्री इज नॉट टर्निंग अराउंड। आपने डिस्प्ले में एक रखा, 9 इन्वेंट्री में रखा एंड एज इट इज पूरा साल चल रहा है। चलो ठीक है, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए लोगों को नेक्स्ट टाइम आने के बाद कुछ सेविंग्स करके आएंगे, उस हिसाब से दे विल बाय। तो नेक्स्ट ईयर भी सेम सिनेरियो है, राइट? तो टर्नओवर इज इम्पोर्टेंट। अब टर्नओवर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट रिटेल्स, then cost of merchandise sold upon average inventory at cost, units sold divided by average inventory at retail store। इस इन तीनों फॉर्मूला से या इन तीनों फॉर्मूला के मदद से नेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर हमें पता चलेगा। So this is these are nothing but bifurcation and display of number of products and goods। Now methods of planning and calculating inventory level। अब हमें 3 लेवल के इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करना है। नंबर वन, बिगनिंग ऑफ मंथ स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक फॉर सीजन, सीजनल कोई प्रोडक्ट है तो वो एवरेज मंथली सेल्स। ठीक है। सो बिगनिंग ऑफ मंथ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए प्लान्ड मंथली सेल्स प्लस बेसिक स्टॉक। ठीक है। मंथली सेल्स कितना प्लान किया है वो अमाउंट, प्लस बेसिक स्टॉक्स का क्या अमाउंट है वो अमाउंट को हमें प्लस करेंगे तो बिगनिंग ऑफ मंथ स्टॉक हमें मिलेगा। देन एवरेज स्टॉक फॉर सीजन, सीजनल कोई एवरेज स्टॉक कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गए, दीज आर सीजनल, वो एक पर्टिकुलर सीजन में। मैंगो फिर भी कई बार हमें किसी किसी लोकेशन में रॉ मिल जाता है कैरी के नाम पे, कच्चे कैरी के नाम पे, बट जैक फ्रूट जो है वो हमें एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर मंथ में और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ज्यादा दिखाई देता है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टोटल प्लान्ड सेल्स फॉर सीजन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इन्वेंट्री टर्नओवर। टोटल प्लान सेल्स कितना है हमारे इस पर्टिकुलर सीजन का और हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर कितना एस्टिमेटेड है,
Maybe it can be number of times, it can be number of weeks, it can be number of months, depends. देन लास्ट वन इज एवरेज मंथली सेल्स। जब भी हम एवरेज मंथली सेल्स निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें बस इतना ही देखना है, टोटल प्लान सेल फॉर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन या फिर एक पर्टिकुलर क्वार्टर का, क्वार्टर इन द सेंस 3 मंथ्स, एक पर्टिकुलर सेल्स या क्वार्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, कितने नंबर ऑफ मंथ्स है हमारे पास, वो हमारा एवरेज मंथली सेल्स दिखाएगा। सो टोटल प्लान्ड सेल्स फॉर सीजन, राइट। तो एक सीजन के लिए हमने इतना अमाउंट लिया है और नंबर ऑफ मंथ कितना रहेगा एक सीजन का, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, तो डिवाइड करेंगे तो एवरेज मंथली सेल्स हमें मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर लॉस में, या फिर अगली बार इसे अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ लेकर आना है या फिर इसे ड्रॉप आउट करना है। देन बिगिनिंग ऑफ मंथ एट रिटेल में जब एवरेज स्टॉक फॉर सीजन प्लस प्लान्ड मंथली सेल्स प्लस एवरेज मंथली सेल्स, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिटेल आउटलेट में। वीक्स सप्लाई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वीक सप्लाई में हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारे इन्वेंट्रीज के लिए। नंबर वन इज बिगिनिंग ऑफ मंथ स्टॉक, दैट इज बीओएम, एंड देन एवरेज वीकली सेल्स। तो मंथली और वीकली दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एवरेज सेल्स इनटू नंबर ऑफ वीक्स टू बी स्टॉक्ड, ये एक तरीका है। एंड देन एस्टिमेटेड टोटल सेल्स फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड। यहाँ पे जब कैलकुलेशंस आएगा तो हमें वो डिटेल में समझ में आएगा, बट फॉर नाउ हमें यही देखना है कि फॉर्मूलाज क्या है और किन तरीके से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टॉक टू सेल्स मेथड। जो भी स्टॉक आ रहा है वो सेल्स तक कैसे जाए। सो इट इज एन अप्रोच टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड रेशियो ऑफ गुड्स ऑन हैंड टू सेल्स। अगर हमारे पास इन्वेंट्री में 10% का इन्वेंट्री है और बाहर आउटलेट में स्टोर में 10% का इन्वेंट्री है, तो ओवरऑल सिर्फ 50-50% इन्वेंट्रीज अवेलेबल है ओवरऑल टोटल कॉस्ट में। ठीक है, एक बार वो 50% खत्म हुआ स्टोर के यहाँ से एंड इन्वेंट्री से अगेन डिस्प्ले में कुछ प्रोडक्ट आए तो हमें वो रिस्टॉक करना बहुत जरूरी है। So stock to sales ratio can be calculated from a retailer's own historical result or from external sources as long as these are reliable. So stock to sales ratio हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमारे हिस्टोरिकल रिजल्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ रिलायबल चीज़ें हैं, डिपेंड्स करता है कि अपना जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कितना रिलायबल है या फिर जो एक्सटर्नल सोर्स या फैक्टर है हमारे पास वो कितना रिलायबल है। अब श्रिंकेज, मार्कडाउन एंड एम्प्लॉय डिस्काउंट, ये तीन कंसेप्ट है हमारे लिए स्टॉक टू सेल्स मेथड में। श्रिंकेज इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज दैट इज रिपोर्टेड ऑन द इन्वेंटरी स्टॉक सिस्टम एंड व्हाट इज अवेलेबल फॉर सेल और ऑन द शेल्फ। So shrinkage is nothing but it is a difference between the amount of merchandise that is reported on the inventory stock system। हमारे इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मर्चेंडाइज अवेलेबल है वो, माइनस मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल ऑन द शेल्फ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है श्रिंकेज, यानी उतना कम जो हमारा इन्वेंट्री है वो है, और वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑर्डर करना है, उतना क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना है। Then markdowns are lowering of the prices of merchandise so that the reduction, that is markdown, acts as a promotion for special sales period or for moving sluggish lines because of damage or soiling of merchandise due to end of range offers or because of greater price competition from competitors or manufacturers who may have made adjustments to the prices। So basically markdowns में हम ये देखते हैं stock clearance sales। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल्स आर नथिंग बट आर मार्कडाउन सेल्स, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट खराब है या फिर प्रोडक्ट का जो डिजाइन है या फिर प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है वो खत्म होने को है और उस ट्रेंड के बाद लोग परचेज नहीं करेंगे, ऐसा रिटेलर को लगता है तो दे विल गिव यू एन ऑफर। ठीक है, और ये ज्यादातर हमारे लिए ऑफर मॉनसून सीजन में आता है बिकॉज रिटेल आउटलेट में पानी भर जाता है एंड देयर प्रोडक्ट्स गेट्स डैमेज, और ऐसे प्रोडक्ट्स को तुरंत सेल करने के लिए मार्कडाउन ऑफर्स लेकर आते हैं। ये प्रमोशनल एक्टिविटी या प्रमोशनल ऑफर्स है जहाँ पे उनको बहुत जल्द से जल्दी वो प्रोडक्ट्स को सेल करना है at the discounted price। Then employee discounts are there, reduction and offer value to the employees in working at the store। So employee discount is also available जहाँ पे stock to sales method होता है और हम employees को ऑफर करते हैं, रिडक्शन वैल्यू देते हैं ताकि
वो जो भी प्रोडक्ट परचेज करे हमारे ही आउटलेट से परचेज करे। जो बंदा डीमार्ट में काम करता है वो अगर बिग बाजार से प्रोडक्ट ले तो क्या फायदा उस पर्टिकुलर इंसान का जो डीमार्ट में काम कर रहा है। पूरी दुनिया जा रही है, एटलीस्ट 60-70% पूरे सिटी के लोग डीमार्ट में जा रहे हैं एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बिग बाजार। इट इज बेसिकली नॉट रिस्पेक्टफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन कि आपका एम्प्लॉय किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करता है और उनको फायदा दे रहा है। सो यू नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट, यू नीड टू गिव ऑफर वैल्यू टू योर एम्प्लॉयज टू, ताकि वो भी अपने ग्रोसरीज या फिर उनके जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज है आपके स्टोर से, उन्हीं के ऑफिस के स्टोर से वो परचेज करें। So these are the examples. Promo imported food festival, buy one get one free. Agnesi Place Passage 500 gram entire variant. जो भी वेरिएंट के आप पास्ता प्रोडक्ट लो वो उस हिसाब से आपको अवेलेबल करके देंगे। Then role of merchandiser is also there when we talk about merchandise management. The merchandiser is responsible for planning and controlling and operational activity. The merchandiser is responsible for planning and controlling stock ranges and replenishment. तो बेसिकली मर्चेंडाइजर एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनका काम बेसिकली प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स है। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है ताकि जो भी आपने प्लान किया है स्टॉक्स को, जो भी आपने एक्वायर किया है स्टॉक्स को, उसको कंट्रोल में रखे और उस स्टॉक रेंज को रिप्लेनिश करते रहे, उसे रीशफल करते रहे। Successful execution of the role will require close liaisons with and support for smooth supply for the retail buyer. तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन जो है इस पर्टिकुलर रोल ऑफ मर्चेंडाइजर का, वो सपोर्ट होना चाहिए पूरे ग्रुप का एंड स्मूथली वो जो सप्लाई है वो क्लियर होते जाना चाहिए। अब रोल ऑफ मर्चेंडाइज में सबसे पहली चीज है प्लानिंग, और प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है वो हम देखेंगे। नंबर वन इज understanding the target market group, agreeing regional and branch sales forecast, collecting information on competitors and any new branch plans, taking into consideration branding and corporate policy, agreeing merchandise budget, liaison and initial discussions with buyer. So these are the things we need to undertake when we talk about planning of merchandise or merchandise management planning process. इन प्रोसेस में ये सारी चीजों की बात और कंसिडरेशन हमें रखनी चाहिए। मैनेजिंग वेरिएशंस इन डिमांड, जब भी अलग अलग वेरिएशंस आते हैं डिमांड में, मे बी बिकॉज ऑफ फैशन, मे बी बिकॉज ऑफ स्टैपल मर्चेंडाइज, मे बी बिकॉज ऑफ सीजनल मर्चेंडाइज, merchandiser as a part of the above planning approach needs to contend with the extent to which demand for product lines fluctuate. The merchandiser has to have intimate knowledge of customers and the type of demand for the product being sold. So कस्टमर्स के वेरिएंट एंड उनके रिक्वायरमेंट को जानना पहचाना बहुत जरूरी है। अगर आप मेट्रो मॉल या फिर कहीं और घूमने गए होंगे एंड आपने विंडो ड्रेसिंग किया होगा बेसिकली एपरल्स के स्टोर्स में, तो वहां पे पहले, एकदम पहले, करीबन 4 से 5 साल पहले, कोई भी शॉपिंग मॉल्स में आप जाओ एपरल सेक्शन में, 4 से 5 साल पहले तक ऐसे श्रिंक प्रोडक्ट मिलते थे कि आप वो प्रोडक्ट पहनोगे तो यू विल लुक लाइक स्लिम, हेल्दी, ओके ओके टाइप। बट आजकल ऐसे एपरल्स आ रहा है, डबल एक्सएल साइज के एपरल्स अवेलेबल करके दे रहे हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दीज पीपल। हमारे पास मीडियम साइज, स्मॉल साइज तो है, लार्ज साइज तो है, लेकिन डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल के साइज, दैट टू इन द फैशनेबल मैनर, हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इट इज जस्ट टू बूस्ट देयर सेल्स, जस्ट टू मेक कंफर्ट देयर कस्टमर्स कि आप कितने भी बड़े साइज के हो, हमारे लिए आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। So managing the variations in demand is also important. अगले लेक्चर से हम बात करेंगे कैटेगरी मैनेजमेंट, कैसे हर एक सेक्शन, हर एक कैटेगरी को हम मैनेज करते हैं बीइंग अ मर्चेंडाइजर, एंड कैटेगरी मैनेजर्स के मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, और रेंज प्लानिंग कैसे होता है, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द मर्चेंडाइज एंड मर्चेंडाइज आउटलेट। फिर ये जो रेंज ऑफ प्लानिंग और मर्चेंडाइज एलोकेशन प्लान है वो कैसे डेवलप होता है, एंड देन रेंज प्लानिंग क्या है, स्टोर ग्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है, ये ग्रेडिंग कैसे की जाती है, फिर रेंज प्लानिंग कंटिन्यू करेंगे। एंड देन अगर ये खत्म हुआ नेक्स्ट लेक्चर में तो बेसिस ऑफ रिटेल मर्चेंडाइजिंग से कंटिन्यू करेंगे, और एल्स ये भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो इट्स अ सीरीज ऑफ merchandise management, so we need to continuously attend our video lectures and
दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क और एल्स वी विल टेक अ कॉल एंड विल एंड अप द लेक्चर।